नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से आप लोग की तैयारी भी चल रही है। उसी तैयारी के क्रम में हम भी आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हैं। ऊंची उड़ान वादा सफलता का, जैसा कि आपके साथ हम लोग जुड़ते हैं प्रत्येक दिन, जो कि एक आपका सेट होता है बिहार पुलिस का, फिर उसके बाद बिहार एसआई का, दरोगा का। तो डेली बेसिस पे प्रयास किया जा रहा है कि आपसे जुड़ने का कोशिश किया जाए। ये ऑफलाइन सेंटर पे पूरे बिहार में जो है यह सेट चलाया जा रहा है, जिसमें से अभी तक कुल 12 सेट जो है वह बिहार पुलिस के कराए जा चुके हैं। इसके अलावा आपके जो है कई सेट जो है वह बिहार एसआई से भी संबंधित कराया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, बिहार पुलिस के 12वें सेट का क्वेश्चन, उसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख पा रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया। यानी भारतीय जो सेना है उसमें कहा जाता है ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया। तो ड्रोन कवच अभ्यास ये है कि ड्रोन से जो है अब युद्ध करने की जो तैयारी को और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ पे, तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में 25 से लेकर के, याद रखिएगा, 25 से लेकर के 28 सितंबर, 25 से लेकर के 28 सितंबर के बीच में जो है ये अभ्यास किया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि जो है ड्रोन के सेक्टरों में हम और ज़्यादा थोड़ा आत्मनिर्भर हो सके और ड्रोन को और थोड़ा बेहतर कर सके। ठीक है, इस लड़ाई को। 62वीं पुरुष शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता। यानी 62वीं जो पुरुष चैंपियनशिप हुआ वो किसने जीता। तो ग्रैंड मास्टर पी इनियान, डी गुकेश, विदित गुजराती या पटाला हरिकृष्णन। ये जीते कौन है, ये जीते हैं पी इनियान जो है, इन्होंने ये जीता है। और ये कहा जाता है कि इनका कुल मिलाकर के, ये अगर ये बात किया जाए तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये एक जगह याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में गंटूर एक जगह है, वहाँ पर ये आयोजन हुआ था। और यही आंध्र प्रदेश के गंटूर में ये आयोजन हुआ था और यहीं पर जो है ये क्या किए थे, जीते थे। और इस तरह से जो है इन्हें नए चैंपियनशिप के तौर पे देखा जा रहा है। अगले क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, तो ये ऑप्शन है आपके पास, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 सितंबर को। 2 सितंबर को हर वर्ष क्या होता है, विश्व नारियल दिवस जो है वो मनाया जाता है। यानी इसमें क्या है कि जो एशियाई देश हैं, खास करके जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र के पास जो है, वहाँ पर एक समुदाय बना हुआ है, प्रशांत, या यूँ समझिए कि आप इसको कह सकते हैं एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय। याद रखिएगा, एशियाई एशियाई प्रशांत, एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय बना हुआ है ना, समुदाय बना हुआ है। यही जो समुदाय है, ये समुदाय प्रतिवर्ष क्या करता है कि एक नए तौर पे या नारियल को संरक्षित रखने, उसको बेहतर करने से 2009 में ये चूंकि संस्था बना था, 2009 से ये प्रत्येक साल क्या कर रहा है, 2 सितंबर को इस तरह से नारियल दिवस के तौर पे मना रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अप्रैल 2025 में किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया। यानी कि 2025 में 7वीं पीढ़ी की जो है, मतलब 7th जनरेशन जिसको कहते हैं, उस 7th जनरेशन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है यह किसने किया है। तो आयरन वुड का आवरण, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या आईबीएम। तो ये किसने किया है, ये गूगल ने किया है, गूगल ने ही। इसी को टीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आयरन वुड, यानी ये 7th जनरेशन का है, जो कि काफ़ी फास्ट और डेवलप के तौर पे रखा गया है, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगस्त 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स में शामिल होने का आवेदन किया था। देखिए, अगर इसका आधिकारिक तौर पे आप बात करेंगे तो वैसे अगस्त के आसपास में जो है इंडोनेशिया जो है उसने आवेदन किया और सदस्य भी बन गया ब्रिक्स का। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अर्जेंटीना भी देखने को मिलेगा, जो कि 2023 में ही पिछले साल ही क्या किया था, आवेदन किया था। हालांकि अर्जेंटीना अभी तक ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पाया है। आप जानते होंगे ब्रिक्स एक संस्था है जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा और भी देश जो है जुड़ चुका है। तो अभी हाल में जो देश जुड़ा है वो इंडोनेशिया जो है वह ब्रिक्स में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। तो इस तरह से इसमें अगर आंसर के हिसाब से चलेंगे तो अर्जेंटीना भी हो सकता है जो आवेदन किया था, ठीक है, लेकिन शामिल जो अभी हुआ है वो कौन हुआ है, वो इंडोनेशिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना, यानी जो आईएफ है हमारा, आईएएफ जिसको इंडियन एयर फोर्स कहते हैं, ऑपरेशन ध्रुव एक लाया था। उसका उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन ध्रुव इसलिए लाया गया क्योंकि कई क्षेत्रों में
जो बाढ़ की स्थिति बन जाती है और बाढ़ की वजह से कई जगहों पर जो है राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है और वहाँ के लोगों को वहाँ से उठाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो ये खास करके बाढ़ राहत को सफल बनाने के लिए, बाढ़ राहत कार्य को बेहतर करने के लिए जो है इस तरह का ऑपरेशन ध्रुव जैसे कार्य जो है वो चलाए जा रहे हैं। दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। और ये कब शुरू किया गया? तो ये जुलाई 2025 में शुरू किया गया। जून 2025 में किसे साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया? साहित्य अकादमी का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर माधव कौशिक को चुना गया। किसको चुना गया? माधव कौशिक को। ये याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के जो अनुच्छेद मतलब सॉरी भाग जो 22 जो भाषा है प्लस उसमें 2 भाषा और जोड़ दीजिए जो कि 8वीं अनुसूची में है ना, 22 भाषा प्लस 2 और भाषा जोड़ दिए तो इस 8वीं अनुसूची में 24 भाषाओं को, टोटल 22 भाषा लेकिन उसमें 2 और ऐड कर दीजिएगा, तो 24 भाषाओं में जो कुछ साहित्य वगैरह से संबंधित लिखते हैं उन्हें ये अकादमी पुरस्कार करती है 1 लाख रुपए नगद के हिसाब से। बाल साहित्य अकादमी भी होता है जिसमें 50,000 का पुरस्कार दिया जाता है और यह एक तरह साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार एक तरह से कह सकते हैं कि यह माना जाता है। और ये कब से काम कर रहा है साहित्य अकादमी? तो ये याद रखिएगा, साल 1954 से ये काम कर रहा है। और इसमें जो पहला पुरस्कार मिला था साल 1955 में मिला था, याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, जो हित तरंगिणी नाम का जो है उन्होंने एक लिखा था। और अभी हाल में 2025 में जो है, याद रखिएगा 2025 में ही, अभी हाल में इसके बारे में कई बार पढ़े होंगे, पार्वती टिकरी को, याद रखिएगा, किनको? पार्वती। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको इतना डिटेल दे रहे हैं। पार्वती टिकरी को जो है यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर उगना, याद रखें, कौन सा? फिर उगना जो है उसके लिए इन्हें दिया गया था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है साहित्य अकादमी को लेकर के, इसलिए हमने इतना डिटेल आपको इसमें दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये मेजबानी जो है वो भारत करने वाला है, यानी ये जो बैडमिंटनशिप का जो होने वाला है इसको भारत 2026 में क्या करेगा? इसका मेजबानी करने वाला है। 17 साल के बाद कहा जाता है कि भारत जो है 17 साल के बाद जो है भारत क्या कर रहा है? इसका मेजबानी करने जा रहा है। और ये पहले 3 साल पे होता था, फिर 2 साल पे, फिर जो है प्रत्येक साल जो है इसका ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक 100% डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, यानी याद रखिएगा 100% जो है मतलब डिजिटल रिकॉर्ड जो है भूमि का वो कराए जाने की घोषणा की गई है। तो ये कब तक? तो 2026 के 31 दिसंबर 2026 तक ये आंकड़ा बिहार सरकार ने दिया है कि 2026 तक पूरी तरह से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जो कि 2016 से ये पहल स्टार्ट की गई थी और 2026 तक टारगेट है कि पूरी तरह से जो भूमि है उसको डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा और पूरी तरह से मामला जो है वो ऑनलाइन सब कुछ आप देख रेख कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको लेकर के ये कोशिश किया जा रहा है। विश्व की 11वीं एथलीट्स पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU जिसको हम लोग कहते हैं का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया जो है, जो कि हमारे खेल से रिलेटेड है, उनका ये कहना है कि जो एथलीट्स है उसकी और ज़्यादा दक्षता को, एथलीट की स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए कई तरह के जो है इनोवेशन किया जा रहा है। तो उसी से संबंधित एक इकाई बनाई गई है ताकि एथलीट्स की और ज़्यादा मतलब बेहतरी करने के लिए जो है उसमें काम किया जा सके। फिर आपका कुछ पता होगा, इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन होता है, कार्तिक इज सेलिंग टू यूरोप वाया डैश कैप टू, यानी इसमें जो है आपको अगर बात किया जाए तो सेलिंग टू यूरोप, द यूरोप नहीं होगा कुछ भी, नो आर्टिकल, वाया कैप टाउन, कैप ऑफ गुड होप, द कैप ऑफ गुड होप कुछ भी नहीं होता है, और कैप ऑफ गुड होप ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। ही हैज फैंटास्टिक ऑफ डैश कॉइन एंड स्टम्प, ही हैव फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, कलेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा बी। आई वंडर्ड डैश ऑन हिज इंटेलिजेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? आई वंडर एट हिज इंटेलिजेंस। ठीक है, ये कर लीजिएगा, ऑन हिज नहीं होगा, बाय हिज नहीं होगा, एट हिज इंटेलिजेंस, वंडर, हाँ ठीक ही है, हाँ। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस करना है आपको, द थीफ ब्रोक द लॉक, आई वंडर्ड ऑन हिज इंटेलिजेंस, आई वंडर्ड एट हिज इंटेलिजेंस, आई वंडर विथ हिज इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। पैसिव वॉइस, द थीफ ब्रोक द लॉक, इसका अगर आपको करना है तो क्या हो जाएगा? द लॉक हैव बीन ब्रोकन बाय थीफ। चलिए ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या नाम है? द लॉक वॉज ब्रोकन बाय समवन, नहीं, जब थीफ का दिया है तो समवन करके तो हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद द लॉक वॉज ब्रोकन बाय द थीफ, हाँ ये आंसर सही है, द लॉक वॉज ब्रोकन बाय द थीफ, आंसर सी। फिर उसके बाद एलर्जी, यानी आपको क्या करना है कि ऑलरेडी
जो एक शब्द दिया गया है स्पेलिंग टेस्ट जो है उसमें आपको पूछ रहा है ऑलरेडी का कौन सा स्पेलिंग सही है, उससे रिलेटेड आपको बात कर रहा है। ऑलरेडी क्या ये सही है, या दूसरा ऑलरेडी ये सही है, ऑलरेडी ये सही है, ऑलरेडी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन क्या होगा, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन का आंसर क्या हो जाएगा, वेन्युअल, मनर्की, करप्ट या कॉर्बी, ये हो जाएगा, वेन्युअल हो जाएगा। ठीक है, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन इज वेन्युअल्स। एंटोनिम्स करना है रूथलेस का, रूथलेस का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो आपको मैजेस्टिक नहीं होगा, पीटी नहीं होगा, चिप नहीं होगा, ये होगा मर्सीफुल हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का पोर्शन का है, फटाफट देख लेते हैं। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी बांध की पहचान करना है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल रहता है, देख लीजिएगा। दक्षिण भारत में इनमें से कौन सा है, तो दक्षिण भारत में जो है इसमें मेटूर बांध जो है, याद रखिएगा कौन बांध, मेटूर बांध जो है ये दक्षिण भारत में है। और ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ। किस नदी पर, अगर हम इसका बात करेंगे तो किस नदी पर है, कावेरी नदी पर बंधा हुआ, तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है ना, ये बनाया गया। वहीं अगर हम गांधी सागर का बात करेंगे तो गांधी सागर कहाँ है पता होगा आपको, मध्य प्रदेश में एक जगह है, मंदसौर एक जगह है, वहीं पर ये एमपी में जो है ये बना हुआ है। और अगर नदी का बात करेगा तो चंबल नदी पर ये है। ठीक है, अगर ये बात करेगा तो चंबल नदी पर। वहीं अगर तिलैया बांध, याद रखिएगा तिलैया बांध, ये भी दक्षिण भारत की नहीं है। ये सब जितने भी आप पढ़ेंगे ना, ये सब के सब क्या है, उत्तर भारत में, याद रखिए कहाँ पे है, उत्तर भारत में। अगर हम तिलैया नदी का बांध का बात करेंगे तो आप कोडरमा का नाम सुने होंगे, झारखंड में है ना कोडरमा, वही कोडरमा में जो डीवीसी है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, उसके तहत जो है तिलैया बांध बनाया गया। और रिहंद का बात करेंगे तो रिहंद नदी ही है, आपको पता होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्रा जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के पास में रिहंद नदी है, ये रिहंद नदी पर है। तो सब के सब उत्तर में हो गए, साउथ में एकमात्र हो गया कौन, मेटूर बांध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है, ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक वैन, या लाल सागर, या मृत सागर की जो लवणता है वो सबसे अधिक है, याद रखिएगा, जो कि पूर्वी जॉर्डन इजराइल के जो जगह है वहाँ पर ये एक स्थित है। अगर इसका बात करेगा लवणता का तो लगभग 34.2% जो है वह लवणता है, जो कि अन्य मतलब सागर के कंपेयर में 9.6 गुना जो है वह ज़्यादा लवणता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला सवाल है आपका, अरब सागर में मुंबई हाई क्षेत्र, यानी मुंबई जो हाई क्षेत्र है वो खनन के लिए जाना जाता है। किसके खनन के लिए, तो ये खनिज तेल के खनन के लिए जाना जाता है। मुंबई है जो इस तरह से आप देखेंगे भारत का, तो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर, 166 किलोमीटर के दूर पर आपको पता होगा समुद्र सागर करके एक शब्द आता है, वहीं पर जो है सागर सम्राट, समुद्र सागर ने सागर सम्राट नाम का जो है जहाज है, उसके थ्रू जो है वहाँ पर क्या किया जा रहा है, तेल का खनन, तेल का जो है वह निकाला जा रहा है, तो खनिज तेल हो जाएगा। रॉबर्ट खेतों के रेतीली मिट्टी है, मतलब रॉबर्ट के खेतों के रेतीली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श रूप से फसल होगा, तो रेतीली में देखिए ऐसे चना भी होता है, लेकिन आदर्श फसल में आपको सबसे पहले मकई रखना है, ऐसे चना भी होता है। ठीक है, तो आंसर चना हो जाएगा। बाकी आप ये सब देखेंगे तो आपके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र इकोसिस्टम का उदाहरण है, स्थलीय परितंत्र का उदाहरण, ये सब तो एक तरह से जलीय परितंत्र हो जाता है। स्थलीय का घास का मैदान जो है वह स्थलीय परितंत्र हो जाता है। विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण है जो विश्व क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करता है, तो विश्व स्तर पर कई ऐसे नियंत्रण करने वाले हैं, जैसे आप देखेंगे तो अक्षांश देख लेंगे, आप ऊंचाई देख लेंगे, समुद्र से दूरी देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात करेंगे तो क्या नाम है, उच्चावच देख लेंगे, तो ये सब देख लेंगे, तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे मतलब नियंत्रक कारक हैं जो क्या करता है, पूरी जलवायु को प्रभावित करता है। उसके अलावा बात करते हैं कौन सा जलमार्ग भारत के बांग्लादेश प्रोटोकॉल मध्य मार्ग के में भारत की भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है, तो याद रखिएगा नेशनल वाटरवेज 2, कौन सा, नेशनल वाटरवेज 2 जो है यह एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदान करता है। इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जान लीजिए आप कि नेशनल वाटरवेज 2 जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग, इसे 2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये 891 किलोमीटर में लंबाई फैला हुआ है, और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर, किस नदी पर, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया हुआ है, जो कि सदिया से लेकर के धुबरी तक जाती है, सदिया से लेकर के कहाँ तक, धुबरी तक। तो इसका ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि कौन सा जलमार्ग, तो यही नदी जो है वो कहाँ, बांग्लादेश चली जाती है, तो इसका आंसर नेशनल वाटरवेज 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा केवला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है, तो केवला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में, तो केवला जो है वो आपको कहाँ पे, राजस्थान का एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिए कौन,
भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी भरतपुर में क्या है कि केवला है, याद रख लीजिएगा। केवला कहाँ, तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। राजस्थान में अभी सीएम कौन है, तो भजनलाल शर्मा, याद रखिए कौन, भजनलाल शर्मा। और हरिभाऊ बागरे जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, किस वर्ष में संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम लागू किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि जो 100 संविधान संशोधन था वो कब लागू हुए, याद रखिएगा साल 2015 में ये लाया गया था। और ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ विवादित क्षेत्र थे उसमें एक दूसरे को हस्तांतरित करने के लिए ये लाया गया। तो ये भारत और, याद रखिएगा, बांग्लादेश, भारत और कौन, बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उसके बांग्लादेश का क्षेत्र को बांटने के लिए भारत ने बांग्लादेश को कुल 51 इनक्लेव बोलते हैं, ऐसे क्षेत्रों को इनक्लेव कहते हैं, जो भारत ने किसको दिया, बांग्लादेश को दिया, और बांग्लादेश ने भारत को 111 क्षेत्र क्या किया, ट्रांसफर किया। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। समिति सरकार की अवधारणा नागरिकों की सत्तारूढ़ सरकारों को रक्षा करने का प्रमुख प्रयास है। यानी कि जो समिति ने, सॉरी, सीमित सरकार की अवधारणा, यानी कि लोगों के रक्षा अधिकार से संबंधित का बात कर रहा है। तो शक्ति का विभाजन, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकार से संबंधित चूंकि बात कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये अधिकार से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है श्रीलंका को आज़ादी मिली, तो श्रीलंका को आज़ादी जो है साल 1948 में मिली, और संविधान इसने जाके 1956 में बनाया था। उसके बाद भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से किस धारा का संबंध बलात्कार से है, याद रखिएगा। आपको 3 तरह का सवाल पूछा है इसमें, मतलब सॉरी तरह ये पूछा है कि जो बलात्कार है उसका संबंध किससे है, ठीक है। तो आर्टिकल नहीं बल्कि धारा कहेंगे, धारा 375 जो है वो बलात्कार से संबंधित बात करता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम धारा 370 का बात करेंगे तो तस्करी, मानव तस्करी, ये सब से रिलेटेड मामला होगा तो धारा 370 का मामला लगेगा। वहीं पर अगर 380 का बात करेगा तो मानव का कोई निवास स्थान या कोई इस तरह से आपसे ज़बरदस्ती कोई ये अपने निवास स्थान या अपने क्षेत्रों का क्या करना, एक तरह से रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, उससे संबंधित अगर कोई मामला है तो वो धारा 380 के तहत जाता है। वहीं अगर 385 का बात करेगा तो 385 आपका जबरन जो है, कोई वसूली या जबरन कुछ ऐसा होता है तो उससे संबंधित आपका 385 है। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो लाया गया था वो साल 1961 में लाया गया था, याद रखिएगा कौन से साल में, 61 में लाया गया था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो आई होप आपका जितना भी पॉइंट्स था ये आपका क्लियर हो गया। बाकी यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का है, फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स प्लस जो है कुछ हिंदी, और उसके बाद मैथ के साथ आपको लेकर के दूसरे सर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में बस सेट 13 के साथ मिलेंगे। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्रेक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और ये हमारा सेट 12 है, ठीक है। सेट 12 का आगे का जो पोर्शन है 30 नंबर तक हम लोग सुमित सर के साथ कर चुके हैं। आगे के पोर्शन जो हिस्ट्री और इतिहास और हिंदी का जो पोर्शन है वो आप मेरे साथ देखने के लिए। मेरा नाम आदित्य गौरव है। ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। जी हाँ, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक हमें देखने को मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता, ठीक है। उन प्राचीन सभ्यताओं में पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान में कौन सा स्थित है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, कालीबंगा मत मार दीजिए, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में हमें देखने को मिलता है और यहाँ पूछा जा रहा है अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में सूट कोट दुबई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। यहीं पे हमें नहर की भी प्रमाण देखने को मिलता है कि यहाँ नहर बनाया गया है, कैनाल बनाए गए हैं सिंचाई के लिए, तो वो भी हमें अफगानिस्तान के सुदकोगोई में देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। अगर यही सवाल रहता कि हड़प्पा सभ्यता में हमें नहर कहाँ से देखने को मिल रहा है तो भी उसका आंसर वही होता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस पुरा स्थल में जेडाटाइट पत्थर पाया गया है। जेडाटाइट पत्थर बता दें कि एक तरह की पत्थर जिनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती थी, काफ़ी महंगी होती थी। ये पत्थर कहाँ पाया गया है? महगड़ा, मेहगढ़, हुल्लूर नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डलहौजी। यहीं पे हमें इसी पत्थर पाई गई है और इस पत्थर से बहुत कीमती वस्तुएं बनाई जाती थी, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलते हैं आगे। बुद्ध काल में कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? तो बुद्ध काल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है, ध्यान रखना, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय,
अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में भी भगवती सूत्र नामक एक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 बताई गई है। इन 16 में अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद का वर्णन हुआ है तो वो मगध है। तो ध्यान रखना है कि महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 थी और इन सारे में मगध महाजनपद जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रहा होता है। अंगुत्तर निकाय हो चाहे भगवती सूत्र, इनमें हमें वर्णन देखने को मिलता है। किस राजा ने उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए पाया गया है? ठीक है, तो यहाँ बहुत इजी सवाल है कि सबसे पहला अगर कोई सिक्का चला रहे हैं जिसमें अपने चेहरा को बनाने का काम किया है, जिन्होंने अपने नाम उकेरने का काम किया उस सिक्के में, ध्यान रखना है कि सबसे पहले राजा जिन्होंने सिक्का पर अपना चेहरा बनाया या फिर उसमें अपना नाम लिखवाया वो थे इंडो यूनानी लोग। ठीक है, वो थे इंडो यूनानी लोग, इंडो ग्रीस लोग सबसे प्रथम ये चीज़ करवाते हैं। फिर आगे चल करके एक सिक्कों में राजाओं की फोटो लगी रहती थी, राजाओं का तस्वीर लगा होता था। तो इस एक तस्वीर में राजा खुद वीणा बजा रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि राजा को संगीत का काफ़ी शौक रहा होगा। तो ये जो हमारे राजा हैं वो समुद्रगुप्त हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त को ही वीणा बजाते हुए देखा गया है। आगे का जो सवाल है बड़ा इजी सवाल कि जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? जौहर की घटना का उल्लेख सबसे पहले फारसी भाषा में किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना है, किताब है ख्वाइज उन फुतू, ठीक है, किताब है ख्वाइज उन फुतू, ठीक है, ख्वाजाइन उल फुतू, ध्यान रखना है। तो कौन किताब है? तो ख्वाजाइन उल फुतू। इस किताब में हमें ये जिक्र देखने को मिलता है, चित्तौड़गढ़ की कहानी है और ये किताब लिखा गया है आमिर खुसरो के द्वारा। यहीं पे हमें जौहर का सबसे पहला प्रमाण देखने को मिलता है। जौहर पता ही होगा, जब या दुश्मन घेर लेते थे तो जो स्त्री हैं, जो पत्नियां हैं, वो खुद को अपने आप को समर्पित करती थी आग में। तो इसको ख्वाजाइन उल फुतूह में सबसे पहले दर्शाया गया है। चित्तौड़गढ़ के एरिया के बारे में बात किया गया है, ये सबसे पहले आमिर खुसरो के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदलने का प्रयास किया था? किनके द्वारा ये दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को बदला गया था? तो ध्यान रखना है कि निज़ामुद्दीन औलिया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, निज़ामुद्दीन औलिया, प्लीज़ ये सब आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया करके एक संत, सूफी संत हुआ करते थे। इन्होंने इस चीज़ का खंडन भी किया था, इन्होंने इस चीज़ से मना भी करा था कि ये करना उचित नहीं होगा, ये हानिकारक है, ये नहीं हो सकता है। ये सब बात बताई गई थी निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा। और माना जाता है कि जब दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया जा रहा था तभी बर्नी जैसे इतिहासकार का कहना है कि मानो बहुत ज़्यादा त्रासदी आई थी जब ये ट्रांसफ़र हो रहा था, जब ये दिल्ली से दौलताबाद लोगों को भेजा जा रहा था। तो ये हमारे करने वाले हम लोग इनको दिल्ली सल्तनत के एक पागल राजा भी कह के पुकारते हैं, मनमाना राजा कह के भी पुकारते हैं। MBT मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। इन्हीं के द्वारा जो है दिल्ली से दौलताबाद करने का प्रयास किया गया था। डी नंबर इसका राइट आंसर। मुगल दरबार का इतिहास किस भाषा में लिखा जाता था? तो ध्यान रखना है कि बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर ने इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग फेज में तुर्की भाषा में लिखा है, लेकिन मुगल दरबार का जो इतिहास है वो फारसी भाषा में हमें देखने को। ध्यान रखना फिर से प्लीज ये बात को कि बाबर ने सबसे पहले उसको तुर्की, अपनी मातृभाषा तुर्की पे इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर मुगल काल के इतिहास के बारे में बात की जाए तो वो फारसी भाषा में लिखा जाता है। ध्यान रखना है, फारसी भाषा में ही इतिहास लिखा गया। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? बादशाहनामा पता होगा, शाहजहां। 1628 से लेकर 51 तक का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है इनका। ठीक है, 28 से लेकर के 58 तक का कार्यकाल देखने को मिलता है। 1628 से लेकर के 58 का जो कार्यकाल देखने को मिलता है। अब बताया जा रहा है कि बादशाहनामा क्या है? तो राजा अपने बारे में वर्णन किया करते थे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ठीक, अपने बारे में बड़ाइयाँ लिखते थे, अपने बारे में चीज़ों को बताते थे कि मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। तो ये जो है ये लाहौरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखना, लाहौरी कहाँ पर दिख रहे हैं हमें? बाबर नहीं, इनायत खान नहीं, अबुल फजल नहीं, और इसका राइट आंसर क्या होगा? अबुल अमीद। ठीक है, अबू फजल जो है वो अकबरनामा लिखे हैं, प्लीज ये भी कॉपी में लिख लीजिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। अकबरनामा अबू फजल के द्वारा लिखा गया है, लेकिन बादशाहनामा जहाँ शाहजहां की बात की गई है और 1628 से लेकर 58 का कार्यकाल वो लाहौरी जी के द्वारा किया। शत्रुओं के परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद का सबसे प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बारूद का प्रथम प्रयोग बता दे कि ये हमारा पहला प्रथम पानीपत
प्रथम पानीपत युद्ध में हमें देखने को मिलता है, प्रथम पानीपत युद्ध में हमें देखने को मिलता है। अब प्रथम पानीपत का युद्ध आप सभी को पता ही होगा कि 1526 ईस्वी में जब मुगल शासन यहाँ पे स्थापित किया जा रहा था, दिल्ली सल्तनत को जब खत्म किया जा रहा था, तभी टाइम ही हमें देखने को मिलता है प्रथम पानीपत का जो युद्ध हो रहा है ये इस्तेमाल किया गया है किनके द्वारा, तो बाबर के द्वारा। बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी और बाबर ने बारूद का सबसे प्रथम उपयोग इसी में किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे आते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस की संधि 1783 में, इस संधि में वांडीवास का संधि द्वारा वांडीवास का युद्ध भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया था। मतलब यह है कि किस युद्ध, कौन एक युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, ये जो लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली थी, 7 साल का इसको लड़ाई भी कहा जाता है कि ये लड़ाई 7 साल तक चली थी। 1756 से लेकर के 63 तक का ये लड़ाई था। कर्नाटिक युद्ध भी क्या के पुकारते हैं हम इसको, कर्नाटिक युद्ध भी क्या के पुकारते हैं। 3 बार ये लड़ाई हुआ है, 3 कर्नाटिक युद्ध हमें देखने को मिलता है। और ये जो तीसरा जो लड़ाई हुआ है उसको 7 साल का युद्ध भी क्या के पुकारते हैं। 56 से 63 तक की लड़ाई हमें देखने को मिलती है। और इस लड़ाई में पेरिस की संधि हुई थी और पेरिस की संधि के बाद ये फ्रांस, ठीक है ध्यान रखना है, ये फ्रांस और ब्रिटिश अंग्रेज लोग जो हैं इनका ये युद्ध समाप्त होता है। फ्रांस और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध थी, अपने ज़्यादा ये करने के लिए कि हमको ज़्यादा पावरफुल हैं या आप ज़्यादा पावरफुल हैं, तो पेरिस की संधि हुई थी, ध्यान रखना है 1783 में। उस संधि के बाद ये लड़ाई जो है वो समाप्त हो गई थी। आगे आते हैं, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन कार्यपालिका की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? किंचर आयोग, फ्रेजर आयोग, हंटर आयोग या मैकडोनल्ड आयोग? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन जो है वो 1904 ईस्वी में सैन्य प्रणाली और गुप्तचर प्रणाली, ध्यान रखना है, सैन्य प्रणाली और गुप्तचर प्रणाली के लिए कि भारत के कितने लोग रहेंगे, क्या ये रहेगा, इसके लिए संशोधन करने के लिए फ्रेजर आयोग लेकर के आए थे और इनका नाम भी एंड्रयू फ्रेजर था। ध्यान रखना है, इसी कारण से इसका नाम ही फ्रेजर आयोग पड़ गया है। या जो फ्रेजर आयोग का जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम ही एंड्रयू फ्रेजर था, ध्यान रखना है, एंड्रयू फ्रेजर था, इसी कारण से इसका नाम भी क्या पड़ गया है, एंड्रयू फ्रेजर, फ्रेजर आयोग हो गया। तो ध्यान रखना है, एंड्रयू फ्रेजर थे, गुप्तचर और सैन्य के लिए लड़ाई हो रही थी, तो इसके लिए एंड्रयू फ्रेजर नामक हमारे, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 42वें नंबर की तरफ। वुड की घोषणा, वुड की घोषणा 1854 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? वुड की घोषणा के ऊपर आज भी हम लोग जिक्र करते हैं कि 1854 में महिला शिक्षा के लिए, ठीक है, महिला को शिक्षा देने के लिए, उच्च शिक्षा सब कोई को हासिल हो उसके लिए, और इंग्लिश भाषा को, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व देने के लिए 1854 में एक मतलब कि वुड की घोषणा की गई थी। और 56 में पता है कि कैनिंग आ गए थे, लेकिन जब ये हो रहा था, जब 54 का समय था, तभी डलहौजी हमारे क्या थे, डलहौजी हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और 56 में कैनिंग आ गए थे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 1848 से लेकर के 56 तक, प्लीज़ ये भी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा। 48 से लेकर के 56 तक डलहौजी का शासनकाल है और इसी शासनकाल में ये जो शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात की गई थी कि महिलाओं को भी शिक्षा देनी है, उच्च शिक्षा, अंग्रेजी भाषा के ऊपर ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए ये सारा काम किया गया था, तो शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? जनरल डायर के बारे में बता दें कि जनरल डायर, जिनके विषय में हम लोग जलियांवाला बाग जिंदगी में नहीं भूल पाते हैं, जलियांवाला बाग जनरल डायर से ही संबंधित है, जनरल लॉ डायर के से ही संबंधित है। इस दौरान भारत में कौन सा कानून लाया गया था? तो वो कानून था मार्शल लॉ। क्यों बता दें, क्योंकि 1915 में गांधी जी के आगमन के बाद, 17 में चंपारण होने के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और इस राष्ट्रवाद को रोकने के लिए मार्शल लॉ लगाया गया था। और सेना को, सेना समझ रहे हैं, सेना को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया था, सेना कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मार्शल लॉ इसका राइट आंसर होगा। सेना को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया, राइट आंसर इसमें मार्शल लॉ होगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 1905 में बंगाल के विभाजन जो है, पहले बंगाल ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रांत था, निम्नलिखित में किन राज्यों का हिस्सा में शामिल? पहले बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, इसमें बिहार, इसमें ये सारे एरियाज आते थे, बिहार और उड़ीसा का भी एरिया आता था इस पूरे इस एरिया में, तो बिहार और उड़ीसा वाला ही एरिया था। पहले बंगाल में बिहार और उड़ीसा का पूरा एरिया आता था, फिर बाद में इनको अलग किया गया है। तो ध्यान रखना है, बंगाल अब में बिहार और उड़ीसा प्रांत आता था, तो राइट आंसर इसका बंगाल, बिहार और उड़ीसा होगा, ठीक है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था?
किस वर्ष लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पलासी का युद्ध हमें देखने को मिलता है, प्लीज़ ये भी कॉपी में लिख लीजिएगा, हम लोग पहले भी बात किए हुए हैं शायद। पलासी का युद्ध 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को देखने को मिलता है, 1757 को। और बक्सर का युद्ध हमें 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1764 में देखने को मिलता है, 1764 में देखने को मिलता है। तो कहाँ है 1764, कहाँ है, यहाँ पर है, याद रखना है आंसर। 22 और 23 अक्टूबर को ये लड़ाई लड़ी गई थी। उधर से 3 दल थे, याद होगा, अवध, बंगाल और मुगल शासन, और इधर से हमारे अंग्रेजी सेना, और लड़ाई होती है और अंग्रेजी सेना जीत जाती है। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है, यह भी चीज़ का जिक्र कर लीजिएगा कि 1765 इलाहाबाद की संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था? अनुशीलन समिति बता दे, ये राष्ट्रवादी समिति था, ये राष्ट्रवादी समिति था, इसमें राष्ट्रवाद का बात किया जा रहा था। 1902-3 के आसपास ये समिति बन चुकी थी। इसके 2-3 प्रमुख नाम ये भी याद रखना है। अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष भी इन्हीं से आते थे। रास बिहारी बोस भी इसका हिस्सा रहे थे, रास बिहारी बोस भी इसका रहे थे। और यहाँ पे जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता भी इसका हिस्सा, क्योंकि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ये HRA एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। इसका नाम आगे जाकर के हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन बन गया था। तो भगत सिंह उनसे जुड़े हुए थे, प्लीज कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसका आंसर होगा जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्य में तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो यह भी ध्यान रखना है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्य के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये आर्य जो है, माना जाता है कि आर्य जो है, आर्य के बारे में अलग अलग विषय है। कोई कहते हैं कि आर्य जो है वो यूरोप से आए हैं, जैसे मैक्स मुलर जी का कहना है आर्य जो है वो मैक्स मुलर से आए हैं। सब आदमी अलग अलग हैं, लेकिन आखिरकार जो आर्य आए हैं उन्हीं का कहना है कि वो तिब्बत से आए, वो हमारे तिलक नहीं, वो हमारे दयानंद सरस्वती हैं। ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो तिब्बत के क्षेत्र से आए हुए हैं। आर्य के बारे में बता दें, माना जाता है कि आर्य को जो है संस्कृत का ज्ञानी थे, ठीक है, संस्कृत का इनको नॉलेज था, संस्कृत के ज्ञाता थे। इन्होंने यहाँ आकर के वेद की रचना की है, ठीक है, वेदों की रचना की है। तो इसी कारण से दयानंद सरस्वती ऐसा कह रहे हैं कि वो तिब्बत से आए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो दक्षिण वाले प्रांत से आए हैं। तो हर इतिहासकार का अलग अलग कहना है, अलग अलग मानना है, तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ, विडो एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो विडो एसोसिएशन के बारे में बता दें कि पहले विधवाओं को वैसा दर्जा नहीं दिया जाता था, विधवाओं को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। तो 1853 में, ठीक है, 1853 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना की गई है विधवा पुनर्विवाह संघ की, जहाँ पे विधवाओं के लिए बात किया जा रहा था। और ये करने वाले हमारे पंडित विष्णु शास्त्री हैं। ध्यान रखना है, पंडित विष्णु शास्त्री इसके राइट आंसर होंगे। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवाद सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के बारे में पता है कि सबसे पहला स्कूल उन्होंने खोला है, ठीक है, महिलाओं के लिए स्कूल खोला, ठीक है, और जगह जो था वो पुणे जगह था, पुणे जगह में उन्होंने इस स्कूल को खोला। ज्योतिबाई फुले के साथ बहुत सारी चीज़ों पर योगदान दिया, शिक्षा, महिला शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खास बनाती है सावित्रीबाई फुले को। और सावित्रीबाई फुले जो हैं वो हमारी मतलब कि देश की मानिए तो एक तरह के महिला शिक्षा में मतलब महिला की प्रथम शिक्षिका में इनका नाम आता है। इनका जन्म जो है वो 3 जनवरी को हुआ था, ये भी चीज़ याद रखना है, 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। और ये पुणे में खोले हुए स्कूल है। क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पता ही है किस राज्य में होगा, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है पुणे का। तो ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। महिला शिक्षा के ऊपर बात, ठीक है, महिलाओं को पढ़ाने के ऊपर बात। और आज वर्तमान समय ये बहुत हल्का लगता होगा, लेकिन पहले के समय ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 50वें नंबर की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का क्या अर्थ है? किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, नाइस, ठीक है, अंतिम वस्तुएं के ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेशनल इनकम में हमेशा अगर बात की जाती है तो वो अंतिम वस्तुएं के ऊपर बात की जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ को प्लीज़ नहीं भूलना है, ये चीज़ को एकदम नहीं भूलना है, फिर बाकी सब जगह ऑप्शन वही है। तो ध्यान रखना, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं के ऊपर हम लोग नेशनल इनकम हमेशा निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं पे निकालते हैं।
मुद्रास्फीति का अर्थ है, मुद्रास्फीति के बारे में पहले ही जिक्र कर चुके हैं हम लोग कि जब कभी मांग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मांग में जब वृद्धि होगी तो उसको क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। तो वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य में वृद्धि, मांग में के बढ़ने के कारण आपूर्ति का बढ़ना, वस्तुओं में सेवाएं मूल्य में सतत वृद्धि। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा वृद्धियाँ हो जाती हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मूल्य में सतत वृद्धि। ध्यान रखना, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो इसका मूल्य में सतत वृद्धि होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और यह किसका कथन है। ये जो कहते हैं कि आखिरकार ये जो है वो धन का विज्ञान है, ये किनके द्वारा कहा गया है। ये एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्र धन का एक विज्ञान है, ये कथन जो है वो किनके द्वारा कहा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह के दीजिए, क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं या नहीं देखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करें। 52 नंबर, प्लीज़ बिना गूगल किए ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है कि अर्थशास्त्र धन विज्ञान ये किसका कथन है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन ग्रीन टमाटर, प्याज, आलू मूल्य निर्धारित करना, अनाजों का मूल्य नियंत्रण, दलहनों का मूल्य नियंत्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन ग्रीन है, शुरुआती दौर में ये सिर्फ टमाटरों के ऊपर बात की गई थी, फिर धीरे धीरे इनमें और भी चीज़ें मिलने लगी, और भी चीज़ों को जोड़ा गया। इसका काम बस वही है, इन सारे चीज़ों खराबी ना आए और इन सारी चीज़ों की वस्तुएं। तो ध्यान रखना है, इसका जो गठन किया गया था, ये जो ऑपरेशन ग्रीन है वो 2018-19 में बनाया गया था, और ये टमाटर, प्याज, आलू के ऊपर बात करता है कि इसका मूल्य नियंत्रण होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य संगोदी भारत कृषि अनुसंधान परिषद नाबार्ड। ठीक है, मतलब फसल का न्यूनतम समर्थक बारे में बता दें कि किसान को जो है वो मिलता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, और या फिर बोलो कि एमएसएफ। ठीक है, एमएसपी, जिसमें बोला जाता है क्या कि हम किसान को न्यूनतम दर जरूर देंगे। न्यूनतम दर का मतलब ये है कि अगर फसलें ना होती है लेकिन फिर भी हम आपको कुछ एक मूल्य हमेशा देंगे, उससे आपको कभी भी हानि नहीं होगा। तो ये जो है हमारी नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, नाबार्ड की स्थापना की गई, और उसके बाद ये कहा गया कि किन्हीं को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। प्रधानमंत्री किसान संबोधित योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो किस से संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान संपदा जो है वो खाद जो है वो आधुनिकीकरण किया जाए, बता दे 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त 2017 में स्थापना की गई थी, 2017 में, और ये कहा गया था कि आधुनिक चीज़ों को लाना है, लेकिन इससे किसान का कोई नुकसान ना हो, किसान ये आधुनिकता को समझे, ये चीज़ के ऊपर बात किया गया है। तो वित्तीय क्षेत्र में नहीं, सार्वजनिक उपकरण में नहीं, बैंकिंग क्षेत्र में नहीं, ये कृषि क्षेत्र के ऊपर बात किया गया, बता दे, क्योंकि इसमें है आधुनिकीकरण करना कृषि को, कृषि बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण हो लेकिन किसान को कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पर है। मैनचेस्टर ऑफ कॉटन किसको कहा जाता है, बता देना। मैनचेस्टर ऑफ कॉटन, जहाँ पे माना जाता है सूती कपड़ों का बहुत ज़्यादा उद्योग है, वो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कह के पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाफर वक्र किस से संबंधित है। लाफर वक्र के बारे में बता दे कि कर का दर इतना ना हो जाए कि लोग कर देने से इनकार करने लग जाएं। ठीक है, लाफर वर्ग ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि कर का दर इतना ना हो जाए कि लोग कर देने से इनकार कर दें, इसी कारण से ये लाफर वक्र बनाया गया था, और इसमें यही चीज़ों के ऊपर बात की गई थी कि कर जो है इतना रखना है जो किसी के ऊपर बर्डन ना हो जाए, क्योंकि अगर आप कर ज़्यादा कर दीजिएगा तो कर उतना हमारे पास नहीं आएगा। तो इसीलिए ना ही कर को बहुत ज़्यादा करना है, ना ही बहुत ज़्यादा कम करना है, इसको बीच में रखना है, इसके लिए लाफर वक्र का बनाया गया है। तो ध्यान रखना ये कर से संबंधित है, सी नंबर इसका राइट होगा। आते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन के ऊपर। खेत शब्द क्या है। खेत शब्द, हिंदी वाले शब्दों पे आते हैं क्वेश्चन पे। 58 नंबर, खेत शब्द क्या है। खेत विदेशज है या तत्सम है या तद्भव है। तो ध्यान रखना खेत जो है वो तद्भव है, क्योंकि इसका एक्चुअल मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब होता है क्षेत्र, और ये क्षेत्र से संस्कृत का जब मूल शब्द बदल जाता है तो वो क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र। तद्भव शब्द आएगा। आते हैं निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। सभा, मानवता, आदमी, चावल। चावल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, और आदमी और मानवता, आदमी और मानवता जो है वो जातिवाचक संज्ञा का द्योतक है। ध्यान रखना है, मानवता और आदमी ये जातिवाचक है, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, समूहवाचक का सभा इसका राइट। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
रवि, हिमालय, गंगा या आदमी। अच्छा सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ध्यान रखना रवि एक स्पेसिफिक आदमी का बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक है, गंगा का व्यक्तिवाचक है, आदमी इसका राइट आंसर होगा। आदमी जो है वो व्यक्तिवाचक का बात नहीं है, आदमी जो है वो जातिवाचक के घोतक है, तो जातिवाचक के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा या पुल्लिंदा? ठीक है, तो पुलिंदा जो है वो अंग्रेजी शब्द है, मर्यादा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, भरमार स्त्रीलिंग शब्द है, मंजिल स्त्रीलिंग शब्द है, पुलिंदा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द हमेशा, अगर कभी भी आप बात करते हैं होश कि मुझे होश नहीं आ रही है, तो ये हमेशा होश शब्द जो ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। माँ ने बच्चों के लिए खिलो खेला, ठीक है, माँ ने बच्चों को खिलो खेला किस कारक का उदाहरण है? मतलब माँ ने बच्चों को खिलो खेला जो है वो कर्म कारक का ये है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो क्रिया है वो कुछ कर्म करते हुए नजर आती है, कुछ कार्य करते हुए नजर आती है, तो ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा कर्म कारक होगा, क्रिया जो है कुछ काम कर रही है, इस कारण से कर्म कारक पर बात किया। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो महाशय, महाशया कह के हम लोग पुकारते हैं, ठीक है, तो महाशया बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। महाशया, महाशय को हम लोग महाशया कह के पुकारते हैं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े को बताना है कि कौन सा शुद्ध जोड़ा है? सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राट, सम्राग, सम्राट, सम्राज्ञी या सम्राट, सम्राज्ञी। तो ध्यान रखना है सम्राज्ञी आंसर होगा, सम्राज्ञी, ठीक है, और अगर इसमें आकार रहे तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये सम्राज्ञी ऐसा ही होता है। और अर्थ में विचारों की संख्या कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के हिसाब से जो है विचारों की संख्या लगभग हमें 5 प्रकार देखने को मिलती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक, तो इसलिए राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, ये कौन सा इसका एग्जाम्पल है? देश रत्न जो है वो हमारा जातिवाचक का, ठीक है, तो जातिवाचक ए नंबर राइट आंसर है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें नेताजी किस चीज की संज्ञा है? तो नेताजी स्पेसिफिक नहीं किया गया कि कौन नेता है, तो ये हमारा जातिवाचक ही होगा राइट आंसर। तो नेताजी भाषण दे चुके हैं, लेकिन कौन नेताजी दिए हैं ये बात नहीं किया गया है, तो इसका भी जातिवाचक होगा, ठीक है। तो आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो इससे आगे का क्वेश्चन साइंस और मैथ वाले सर के साथ करेंगे। अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स और ये सारा चीज़ सुमित सर के साथ कर लिए थे, और इतिहास, अर्थशास्त्र और हिंदी वाला पोर्शन मेरे साथ कर लिए, तो आगे वाले पोर्शन को हम लोग मैथ और साइंस वाले टीचर के साथ करेंगे। थैंक यू। ऊंची उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे बिहार कांस्टेबल का सेट नंबर 12 के बारे में, जिसमें मैं आपको मैथ और साइंस का पोर्शन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस अंतरा आणविक बल को लंदन फोर्स, यानी लंदन फोर्स भी कहा जाता है, वो कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है प्रकीर्णन बल। प्रकीर्णन बल, ठीक है, ये सबसे कमजोर, ये सबसे कमजोर क्या है? तो अंतरा आणविक बल है। प्रकीर्णन बल सबसे कमजोर अंतरा आणविक बल है। अगर बात करें द्विध्रुवीय प्रेरित द्विध्रुवीय बल क्या है, तो देखिएगा, दो ध्रुवीय बल जो होते हैं वो गैर दो ध्रुवीय बलों की तरफ जो अपना एक तरह से बल लगाते हैं, और जो गैर ध्रुवीय बल होते हैं उसको दो ध्रुवीय बनाने के लिए ये बल लगाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? द्विध्रुवीय प्रेरित दो ध्रुवीय बल। और दो ध्रुवीय बल क्या होता है? तो दो ध्रुव वाले दो अलग अलग बल आपस में एक दूसरे की तरफ जो बल लगाते हैं उनको दो ध्रुवीय बल कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध, ये क्या होता है? ये क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। तो ये हर एक बल में हालांकि मौजूद होता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाती है? तो विद्युत ऊर्जा जो मापा जाता है वो किलोवाट घंटा में मापा जाता है, इसको यूनिट भी कहा जाता है, यूनिट, ठीक है, यूनिट। 1000 वाट मिलके क्या करता है? तो 1 किलोवाट के रूप में जाना जाता है, और यही 1000 वाट ही 1 यूनिट के बराबर होता है। ओके, 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 71, ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन। लंबाई की
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई इकाई क्या हो जाती है? तो लंबाई का मीटर हो जाता है, लंबाई का मीटर से ही मापा जाता है क्योंकि यही सबसे छोटी इकाई हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें तो ध्वनि जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, डेसिबल में। नॉटिकल मील यानी समुद्री दूरी, समुद्र में तय की गई दूरी को नापा जाता है नॉट से, नॉटिकल मील जिसको कहा जाता है। एम्पियर किससे नापता है? विद्युत धारा को। ये किसको नापता है? तो विद्युत धारा जो होती है उसका इकाई होता है कौन? तो एम्पियर होता है। कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक नॉटिकल मील डॉट डॉट के बराबर होता है। तो एक नॉटिकल मील जो होता है वो कितना होता है? तो 1852 मीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। और एक मील की बात करें, जो पुलिस दौड़ होता है या एसआई दौड़ होता है वो कितने का होता है? एक मील का होता है, जो कितने के बराबर होता है? तो 1609 मीटर, यानी कि 1600 मीटर मान लीजिए, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट की बात करें तो 1609.34 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक मील, इतना ही दौड़ होती है आपकी कांस्टेबल में। लेंस की पावर का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो लेंस जो मापा जाता है, लेंस का पावर, वो डाईऑप्टर से मापा जाता है। डाईऑप्टर केल्विन बताए हैं, ये ताप को मापता है, तापमान जो होता है उसका एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की है, ज्योति तीव्रता की। ठीक है, आगे की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो ठंडे पानी के साथ जो अभिक्रिया करती है वो बहुत ही क्रियाशील होगी। तो सबसे क्रियाशील कौन सा धातु होता है? तो पोटेशियम होता है। और साथ में सोडियम भी होता है। सोडियम अगर दे दे सोडियम तो वो भी ऑप्शन में रहे तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, तो पानी के साथ, खास करके पोटेशियम ठंडे पानी के साथ, लेकिन सोडियम जो होता है वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता ही है। ठीक है, तो यही हो जाते हैं ऑप्शन। आगे की बात कर लेते हैं तत्व। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, तो आइंस्टीनियम का कितना हो जाता है? तो 99 हो जाता है। आइंस्टीनियम का, आइंस्टीन के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था। आइंस्टीनियम का ये कितना हो जाता है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 99 है। 98 किसका है? तो कैलिफोर्नियम का है। कैलिफोर्निया के नाम पे उसका नाम पड़ा था कैलिफोर्नियम। ठीक है, ये फर्डियम का है, ये सॉरी फर्डियम 101 का है। ये मेंडेलेवियम का है, मेंडलीव का नाम सुना होगा, मेंडेलेवियम का ये 101 हो जाता है। लेकिन ये सब नहीं पूछता है, आइंस्टीनियम पूछ देगा, कैलिफोर्नियम पूछ देगा। ठीक है, ये सब बहुत कम ही पूछता है। एक तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है। कांच तापमापी जैसे थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर में मान लीजिए क्या क्या प्रयोग हो सकता है? एक तरह से जैसे बुखार हो जाता है तो थर्मामीटर में पारा रहता है, वही हमारे टेम्परेचर को मापता है। वैसे ही पूछ रहा है क्या? तो एक तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है। तो एल्कोहल हो सकता है, पारा हो सकता है। पारा ये जो होता है तरल हाइड्रोजन, ये बहुत कम टेम्परेचर पे मापा जाता है, यानी -400 के आसपास। ठीक है, -400 के आसपास जो टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं पुखराज। पुखराज टोपाज जिसको कहते हैं, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का डॉट डॉट है, क्या है? तो ये सिलिकेट हो जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है? Al2 यानी कि एल्यूमिनियम, SiO4 के बाद क्या होता है? फ्लोरीन रहेगा, OH का होल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, Al2SiO4 उसके बाद FOH का होल ट्वाइस हो जाता है। तो यहाँ एल्यूमिनियम देखने को मिल जा रहा है, सिलिकॉन भी मिल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है और सिलिकॉन, सिलिकॉन एक और यहाँ पे तत्व है वो मौजूद है इसमें। ठीक है, यही मिलके पुखराज का निर्माण करते हैं। तो इसका फार्मूला भी पूछ देता है, Al2SiO4 और FOH का होल ट्वाइस ही इसका फार्मूला होता है। आगे की बात कर लेते हैं।
तो पेपर स्प्रे में ज्वलनशील यौगिक डॉट डॉट होता है। कौन होता है पेपर स्प्रे में? तो कैप्सेसिन होता है, कैप्सेसिन। और कैप्सेसिन किस में पाया जाता है? तो मिर्च में। मिर्च जो होता है उसमें कैप्सेसिन पाया जाता है, जिसके चलते इसका जो स्वाद होता है तीखा होता है। वैसे भी ज़्यादा मिर्च खाइएगा तो जलन पैदा होगा ही, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि मिर्च में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैप्सेसिन ही पाया जाता है और ये ज्वलनशील होता है। आगे की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध जैसी होती है? तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसका गंध कैसा होता है? तो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। अमोनिया जो होता है तो ये तीखी गंध होती है, जैसे पेशाब वगैरह जहाँ अक्सर लोग जाके इकट्ठा कर लेते हैं उस पर जो गंध आता है ना अजीब तरीके का तीखा गंध, वो इसी का होता है, अमोनिया का। क्लोरीन का भी गंध थोड़ा वैसा ही होता है, तीखा होता है। अब बात कर लेते हैं पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल क्या है? तो पके हुए केले हो गया, सेव हो गया, नाशपाती हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल, हल्का हल्का फार्मिक अम्ल भी उसमें पाया जाता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मैलिक अम्ल ही पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है, रसायनों का राजा। ये क्वेश्चन भी बनता है, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक यम, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? HCl कहाँ पाया जाता है? तो हमारे पेट में मौजूद होता है। हमारे पेट में कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो उसको मारने का काम करता है। मतलब समझिए वायरस भी, कोरोना वायरस भी पेट में पहुंचता है तो उसको ये खत्म कर देता है, गला उला के मार उड़ के। बहुत खतरनाक होता है HCl, ठीक है। कुछ भी हमारे अंदर चला जाए ना तो उसको गला ही देता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ों और इंसानों, पर्यावरण, कीड़ों, इंसानों, पर्यावरण और अन्य जीवों के संबंध का अध्ययन करता है? तो एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान जिसको कहते हैं, ये हो जाता है। माइकोलॉजी, ये किसका अध्ययन है? तो ये कवक का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। अब बात करें पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आचार विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो जीव जंतु होते हैं उसके व्यवहार का, किस प्रकार किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे, उसी का अध्ययन आचार विज्ञान में किया जाता है। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, यानी मार्केटिंग से संबंधित है, डॉट डॉट कहलाती है, डॉट डॉट कहलाती है। तो क्या है? बागवानी ओलेरी कल्चर के तहत आ जाता है। ओलेरी कल्चर के तहत क्या आता है? तो बागवानी आता है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये फल जो होता है, फल जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी, ये किसका है? तो कृषि विज्ञान का अध्ययन है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस वनस्पति विज्ञान को पादप वर्गीकरण की सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो पादप वर्गीकरण के लिए यहाँ पूछ रहा है, पादप वर्गीकरण के लिए किसका नाम सबसे पहले आता है? तो वो आता है जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। जोसेफ डाल्टन हुकर का नाम आता है, ठीक है। इनका एक है क्या बोलते हैं, इनकी एक बुक है, बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, उसी बुक में प्लांटेरम करके है, प्लांटेरम करके ही कोई बुक है, उसमें इन्होंने पूरे ये जो पादप वर्गीकरण है उसको पूरे विस्तार से उसमें लिखा हुआ है। तो उसी से इनको हालांकि ये श्रेय प्राप्त होता है। एमाइलेज एंजाइम डॉट डॉट सकता है। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है, साइलिन भी हालांकि जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन जो प्रोटीन, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम आता है। वो कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में ही पाया जाता है। HCl, ठीक है, HCl से ही हालांकि निकलता है, अमाशय में पाया जाता है पेप्सिन। यकृत से क्या होता है? तो पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है और पित्ताशय में जाके
इकट्ठा होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, वो जाता कहाँ, इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जाके, पित्ताशय की थैली में वो इकट्ठा रहता है। फिर आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो 86 हमारा क्वेश्चन हो जाता है, एक पत्ती के ब्लेड में सिराओं का पैटर्न जो होता है वो क्या हो जाता है, तो सिराओं का पैटर्न जो होता है वेनेसन कहते हैं, सिरा विज्ञान जिसको कहते हैं, वेनेसन का हिंदी ही सिरा होता है, ठीक है। और तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी ये फूलों का अध्ययन है, फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन है, कोशिका का। आकारिकी ये क्या है ना कि किसी पादप जगत के जो फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बाहरी आकार, बाहरी भाग और आकार का अध्ययन किया जाता है आकारिकी में। लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेनेसन, वेनेसन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो सीरा विज्ञान भी, सीरा का अध्ययन भी में किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण में जो मदद करता है वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसका रंग हरा होता है। कोई भी पेड़ पौधा देखिएगा जहाँ पे हरा रंग पाया जाए पौधों में, तो वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद रहता है, ओके। तो यही क्या करता है, भोजन का काम करता है, पौधों को भोजन प्राप्त करने का, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधे क्या करते हैं, तो भोजन ऑब्जर्व करते हैं और वो काम कराता है क्लोरोफिल। जो शर्करा है ये इसका उत्पाद है, उत्पाद हो जाता है, ठीक है, ये इसका उत्पाद है, ताकि ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगर बात करें पादप जगत का सरीसृप किसको कहा जाता है, पादप जगत का सरीसृप, ध्यान रखिएगा, पादप जगत का सरीसृप किसको कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। जो टेरिडोफाइटा में, इस संघ में जितने भी जीव आते हैं उनको पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है, और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहा जाता है, तो उभयचर कहा जाता है। थैलोफाइटा की बात कर लें तो इसमें कवक, ठीक है, कवक आ जाता है, शैवाल आ जाता है, और लाइकेन, ये सब इसमें आता है, कवक, शैवाल, लाइकेन, ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। एंजियोस्पर्म में ये सारे पौधे आ जाते हैं जो फूल बनाते, फूल का निर्माण करते हैं, और जिसका बीज होता है वो फल के अंदर होता है, वो आवृत बीज एंजियोस्पर्म में शामिल होते हैं। मेसोफिल्स कोशिकाएं किसी पौधे में कहाँ पाई जाती हैं, तो मेसोफिल्स हैं किसी पौधे के पत्ती वाले भाग में पाई जाती हैं, पत्ती वाले भाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो जीवाणुओं में किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है, जो जीवाणु होते हैं उसमें किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है, जब वे विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले जीवाणु बनाते हैं। तो कॉपी करते हैं, कॉपी अपना फटाफट फोटो कॉपी कर देते हैं, तो वही होता है संरूपर, संरूपर, ठीक है, संरूपर, यानी उसी के अनुसार अपना रूप का निर्माण करते हैं, ठीक है, यही किया जाता है। जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। आगे की बात कर लेते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, इस बारे में किस पारिस्थितिकी विद के शोध ने क्रांतिकारी नई अंतर्दृष्टि प्रदान की थी, ठीक है। ये हो जाते हैं लिंडमैन, रेमंड एल लिंडमैन। 10% का नियम आप लोगों ने सुना होगा, 10% का नियम, ये क्या है 10% का नियम, तो कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, ठीक है, जैसे सेव खाया, सेव हम खाएंगे तो उसमें जितना भी एनर्जी होगा ना, जितना भी होगा उसका 10% ही हमारे शरीर को मिलेगा, ठीक है। सेव में जितना भी एनर्जी पाया जाता है उसका 10% ही हमारे शरीर में ऑब्जर्व होगा। वहीं अगर कोई जहरीला चीज खाए ना तो उसका 90% हमारा शरीर ऑब्जर्व करता है, यानी जहर लीजिएगा तो 90% और ऊर्जा लीजिएगा तो 10% ही हमारे काम आता है। तो 10% का नियम ही इन्होंने ही दिया था, रेमंड एल लिंडमैन। हेकेल का नाम सुना होगा, हेकेल का नाम जो पारिस्थितिकी होता है, एनवायरमेंट,
सॉरी, पारिस्थितिकी जो होता है, तो पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा था इन्होंने, हेकेल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो शब्द गढ़ा था आर्थर टेंसले ने। टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था और केवल पारिस्थितिकी की बात करें तो हेकेल ने गढ़ा। आगे की बात कर लेते हैं। तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो वो हो जाता है मल्लापुरम। मल्लापुरम जो है वही प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला केरल का है, ठीक है, मल्लापुरम। बात कर ले गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो गूगल में क्रोम जो आता है, ये पहचान की कोई मोहताज नहीं है, क्रोम, ठीक है, इसको विकसित किया था गूगल ने। फायरफॉक्स, फायरफॉक्स को किसने विकसित किया था? तो मोजिला ने। मोजिला का नाम सुना होगा, मोजिला। फायरफॉक्स को मोजिला ने विकसित किया था। और एक्सप्लोरर को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। और सफारी जो है ये एप्पल का है, सफारी एप्पल का है, ध्यान रखिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर और ये एप्पल का सफारी, फायरफॉक्स मोजिला का और क्रोम गूगल का है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैथमेटिक्स देखना है यहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिक्स हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए बिहार एसआई और बिहार कांस्टेबल में। तो देख लेते हैं 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम 18, 15 और 21 का, इनका जब एलसीएम हम निकालते हैं तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 630 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 630। अब देखो 630 है तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ 0 आ रहा है लास्ट में, है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से जिसमें 0 होगा वही इससे कटेगा, ठीक है। तो ये तो दोनों ऑप्शन होगा नहीं और इन दोनों में काट के देखिएगा, ठीक है, तो यही कटेगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता, ऑप्शन डी। निकालने का तरीका सिंपल सा है कि सबका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम आता है तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होती है उसमें एलसीएम से डिवाइड करेंगे और इसके आसपास का जो अंक नीचे 9 लाख कितना 99,999 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सबसे नीचे मतलब जस्ट नीचे वाला जो अंक 630 से डिवाइड हो जाए वही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से बड़ी इजी से हो जाता है। तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57, 95 और 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। जहां समान शेषफल प्राप्त होने की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, तो सभी में से बड़े अंकों में से छोटे अंक को घटा देना है, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे हम लोग 95 में से पहले 57 घटाते हैं, 95 में से 57 घटाएंगे और फिर 211 में से 95 घटा देंगे और फिर 211 में से 57 घटा देंगे, ठीक है। तो 15 में से 7 जा 8 और 9 में 8 बचेगा नहीं, यहाँ पे 8 में से 5 जा 3, ये हो गया। 211 में से अगर 95 घटाते हैं हम लोग 95 तो 6 116 आ जाएगा, 4 154 आ जाएगा। अब इसमें इसका एचसीएफ देखेंगे किससे ये डिवाइड हो जाता है, तो सबसे बड़ी पहले देखेंगे तो 4 है सबसे बड़ा, तो क्या 4 से ये डिवाइड होता है? 4 से तो यही डिवाइड नहीं होगा, तो हालांकि तीनों होना चाहिए, ये नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने का एक नियम है कि अंकों को जोड़ने के बाद यदि वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, हमारा सही ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। आगे की बात कर लेते हैं तो 96 नंबर a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर का तृतीय अनुपाती क्या है, तो उसको निकालने के लिए a संबंधे b संबंधे c प्रोपोर्शन यहाँ रहेगा, ठीक है। a संबंधे b प्रोपोर्शन b संबंधे c ऐसे निकाला जाता है ना। तो यही सेम रख देंगे तो तृतीय अनुपाती निकल जाएगा।
ए प्लस बी, और इसको कैसे गुणा करते हैं, तो ये आपस में गुणा कर देते हैं, ये आपस में, और इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया ना, ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी का स्क्वायर प्रोपोर्शन ए प्लस बी का स्क्वायर संबंधी ए प्लस बी, यही हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, रेशियो तृतीय अनुपाती मान लेते हैं यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का क्यू स्क्वायर गुणे ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इधर ए प्लस बी पे 4 पावर हो रहा है और यहाँ पे ए प्लस बी पे 1 ही पावर हो रहा है। ये उधर जाके कट कर दें, कट कर देंगे तो वहाँ पे ए प्लस बी पे 3 ही स्क्वायर बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है, समानुपाती निकालेंगे तो उससे आसानी से निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेणु के अंक गलत तरीके से 9 की जगह 99 दर्ज कर दिए गए, 9 की जगह 99, तो गलत कितना अंक दर्ज हुआ, तो त्रुटि की बात कर ले तो त्रुटि कितने अंक का हुआ है, 90 अंक का, ठीक है। क्योंकि 9 की जगह पे 99 हो गया तो जाहिर सी बात है 90 अंक का त्रुटि हुआ है। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से कितना अधिक हो जाता है, तो 2.25, यानी कि औसत में देखा जाए तो इतना त्रुटि हुआ है, औसत में 2.25 का त्रुटि हुआ है, यही है ना। तो कक्षा में छात्रों की संख्या पूछ रहे हैं, यानी रियल कितना होना चाहिए, त्रुटि रेशियो में कितना हुआ 2.25। अब इसे ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा छात्रों की संख्या आ जाएगा। तो ये 9 को अगर 2.25 से काटा जाए तो 4 बार में कट जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं, तो 40 हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, राम सुबह 7 केले, दोपहर में 8 केले और शाम में 3 केले खाता है, तो वह एक दिन में कितने दर्जन केले खा लेगा। देख लो, सुबह 7, दोपहर 8, 8 7 15, ठीक है, 7 + 8 और प्लस शाम में 3 केले खाता है, तो पूरा एक दिन में कितना केला खाएगा, 8 7 15 3 18 केले, यानी कि 1.5 दर्जन, 1.5 डजन, ठीक है, 1.5 डजन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत इजी है, जोड़ घटा जोड़ा है। आगे देख लेते हैं 99 नंबर। खान ने इरफान को क्या किया, तो 10,000 रुपये की राशि 5 साल के लिए 10% वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित की, चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहा है। यहाँ देखो 5 वर्ष के लिए दिया 10,000 रुपये, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चारों वर्ष का नहीं, केवल चौथे वर्ष का। तो अगर आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हर साल ब्याज अलग लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पहले वर्ष का ब्याज निकालें, अगर पहले वर्ष का, तो 10% कितना हो जाएगा, एक अंक इधर से हटा दो तो वही 10% हो जाता है ना। तो 1,000 हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज 1,000, तो अगर 10,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो 11,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 1100 हो जाएगा, है ना, 1100। अब इसमें 11,000 में 1100 जोड़ देंगे तो 12,100 हो जाता है, 12,100, है ना। अब इसका 10% कितना होगा, तो 1,210 हो जाएगा। सिंपल तरीका है, नहीं तो एक और तरीका है, ऐसे ही देखो 1210 12,100 में 1210 12,100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,310 हो जाएगा। 13,310 का 10% क्या हो जाएगा, 1,331 हो जाएगा। तो चौथा वर्ष तो यही हुआ, चौथा वर्ष 1,331 प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये एक तरीका है, सिंपल तरीका है। और एक दूसरा तरीका क्या है, तो पहले क्या करेंगे, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि निकाल लेंगे और फिर 3 वर्ष का, उसी अंकों का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि निकाल, तो चौथे वर्ष में से 3 वर्ष का घटा देंगे तो चौथे वर्ष का आराम से आ जाएगा। इस तरीका से कर सकते हैं। तो दोनों तरीका में
सबसे आसान यही हमको लगता है। ठीक है, एक एक वर्ष का 10-10% कम करते जाइए, हो जाएगा। अब देख लेते हैं 100वें नंबर का क्वेश्चन। विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में, क्या कह रहा है कि विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत में 8 रन की वृद्धि हुई। यदि नवा औसत 28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए, यानी 9वीं पारी तक का दिया हुआ है, 10वें का पूछ रहा है। देखो, नई औसत 28 है और प्रति पारी औसत रन 8 बढ़ा है, तो 9वें पारी तक कितना होगा? 20 होगा औसत, 20, क्योंकि 8 बढ़ा है तो 28 में से 8 घटा देंगे तो 20। 9 पारी तक औसतन 20 रन बनाया है, तो 10वां पारी जाते जाते इसका औसत 28 हो गया, तो इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, तो 10वां पारी निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 280 आ गया, और इसका गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 180 आ गया। तो 280 में से 180 घटेगा, कितना बचेगा? 100। तो वही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।